हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम कैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल ए, उसमें चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट। सो विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू मोर टॉपिक्स हियर। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट वीडियोस में विच यू कैन वॉच इन योर ब्रेक्स या फिर ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर, और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी डिस्कस। ठीक है, तो टॉपिक एंड एमसीक्यूज ये भी हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द सेशन, एंड आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थोड़ा बहुत हमने करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। फर्स्टली हम एनआरआई बैंकिंग की जो है थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर दैट वी नीड टू नो कि एनआरआईज कौन है। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक इन द एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्टली इफ वी डिफाइन एनआरआई, इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स इन द कंट्री इटसेल्फ, फीमा एक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पर आएंगे, एंड एनआरआईज आर बेसिकली द पीपल जो इंडिया में पहले रेजिडेंट है बट दे हैव मूव्ड आउट, या फिर बाहर वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए बाहर गए हैं, और वो जो है थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है मोर देन अ ईयर, या फिर ऐसा इंडिया में जो है वो रह नहीं पाए हैं फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, देन दे आर डेजिग्नेटेड एज एनआरआईज। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब ये कितना डेज वो स्टे करें इंडिया में, उन्हें स्टे करना होता है, सो दैट दे विल बी कॉल्ड रेजिडेंट इंडियन, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड एनआरआई। ये चीज़ हम यहाँ पर इन दोनों एक्ट्स के तहत वी विल बी हैविंग अ लुक। एंड एनआरआई अकाउंट्स का मेन पर्पस क्या है? एनआरआईज को अकाउंट्स ओपन करने दिया जाता है इन इंडिया इन वेरियस बैंक्स इन वेरियस वेज। ठीक है, दे कैन ओपन वन रुपी अकाउंट, दे कैन ओपन टू फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑल्सो। तो रुपी अकाउंट्स कौन से हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स कौन से हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो एज पर द फेमा एक्ट, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हु दैट एनआरआई कैन बी। तो फीमा एक्ट के अगर हम बात करें, और इसमें आईटी एक्ट के भी प्रोविजंस के हिसाब से, रेजिडेंट इज एक्चुअली अ पर्सन, इंडिविजुअल सॉरी, जिसने 120 डेज एटलीस्ट जो है इंडिया में बिता चुका है। प्रीवियसली इट वाज 182 डेज। तो जनरली 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर इज समथिंग दैट इज स्टिल कंसिडर्ड। या फिर 4 सालों में एटलीस्ट 365 डेज, 4 सालों में एटलीस्ट वन फुल ईयर जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं, इस तरीके से। ठीक है, नॉट इन कंटिन्यूएशन बट नंबर ऑफ डेज इतने होने चाहिए, और साथ के साथ उनका टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ रेसिडेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दीज टू एक्ट्स। ठीक है, एनआरआई इस चीज़ से कंप्लाई जो नहीं कर रहा है, यानी कि इंडिया में 120 दिन या उससे कम रहे हैं, और 4 साल में 365 डेज भी नहीं रहे इंडिया में, 120 दिन, 10 दिन, 50 दिन इतना ही रहे, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ये एक डेजिग्नेशन है फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल। ये कौन होते हैं? इंडिया में पहले रह रहे थे, अब ये बाहर चले गए, एनआरआई बन गए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन आउटसाइड इंडिया, नाउ दे वांट टू कम बैक टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में जब ये आ जाते हैं, इमीडिएटली इन्हें इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाता। ठीक है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी कॉल्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, आर एन ओ आर ऐसा माना जाता है, और इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है कि इसका माइंड कई बार चेंज हो जाता है आते ही, क्या यार यहाँ पर ये है वो है, ऐसे करके फिर वापस जाने की कोशिश करते हैं, वही ठीक था ऐसा लगता है कई लोग को, तो वो वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर सम टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम दे आर स्टिल नॉट डेजिग्नेटेड एज इंडियन रेजिडेंट कम्प्लीटली, सो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन्हें माना जाता है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सन है? स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर द प्रीसीडिंग 9 out of 10 फाइनेंशियल ईयर्स। 10 फाइनेंशियल ईयर्स में एटलीस्ट 9 ईयर्स पूरा जो है बाहर रह चुके हैं, या फिर यहाँ पर स्टेड इन इंडिया 730 डेज से कम जो है इंडिया में रहे हैं, यानी कि 2 साल से कम रहे हैं इन इंडिया इन द 7 फाइनेंशियल ईयर्स। 7 ईयर्स पिछले 7 सालों में 2 साल से भी कम का टाइम जो है इंडिया में बिताया है इन्होंने, या फिर इनके पास पीआईओ, इंडियन सिटीजन कंप्लाइंट विद द प्रोविजंस ऑफ द रेजिडेंट। तो इस तरीके से ये पर्सन, इनके पास पीआईओ का जो है डेजिग्नेशन है, यानी कि पर्सन्स हु आर
आउटसाइड इंडिया ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। तो इनके पास पीआईओ रिलेटेड डिटेल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जनरली ओसीआई कार्ड इसे कहा जाता है, ओसी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो चीज़ें होंगी इसके उनके पास। या फिर ये डीम्ड रेजिडेंट है विथ ग्रेटर दैन 15 lakhs ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। तो डीम्ड रेजिडेंट कौन होते हैं अभी हम देखेंगे। तो इन कैटेगरीज में अगर कोई आ रहा है, ठीक है, जो मेजरली द मेजर पॉइंट हियर इज मेजरली दे हैव नॉट स्टेड इन इंडिया, मेजरली दे हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया एंड अभी वो इंडिया आए हैं। ओके, इट कैन बी फॉर टेम्पररी पर्पसेस ऑल्सो, बट दे आर सेइंग कि परमानेंटली आए हैं, तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दे आर रिगार्डेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ डीम्ड रेजिडेंट कौन है। आईटी एक्ट के तहत डीम्ड रेजिडेंट माना जाता है एप्लीकेबल टू एनआरआईज विद द इंडियन सिटीजनशिप ओनली। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप खाली है, पीआईओस के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो है इंडियन सिटीजनशिप है एनआरआईज के पास, बट पीआईओस जो है दे आर डेजिग्नेटेड सेपरेटली, उनके पास ओसीआई कार्ड वगैरह अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दे आर ऑल्सो इंडियन रूट्स उनके हैं, बट या दे आर डेजिग्नेटेड सेपरेटली, तो उन्हें डीम्ड रेजिडेंट नहीं कहा जाता, ओनली एनआरआईज को जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। एनआरआई हु इज़ नॉट अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, किसी और कंट्री का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, किसी और कंट्री में वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, एंड इनकम इनकी 15 लाख से ज़्यादा है। मेनली डीम्ड रेजिडेंट यानी किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे तो इंडिया में तो ठीक है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डीम्ड रेजिडेंट, जो कि इंडिया में लेट्स से फॉर सम टाइम दे हैव कम टू इंडिया एंड ये जो है रेजिडेंट के जो रूल्स एंड नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। देन फीमा एक्ट के हिसाब से एनआरआई इज एनी इंडियन सिटीजन, पहले इंडियन सिटीजन थे बट रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इनडेफिनेट पीरियड के लिए, वर्किंग अब्रॉड, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इंडिया से बाहर पोस्टेड है, लाइक द फॉरेन जो सर्विसेज में काम करते हैं। पीआईओस कौन है, सिटीजन ऑफ अदर कंट्री प्लस सिटीजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पर्सन क्या है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जन्म लिया, सब कुछ हुआ, बट बाहर चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप भी इन्हें मिल गई 1947 इस एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट के तहत, प्लस उनके डिपेंडेंट्स और ओवरसीज कार्ड होल्डर ये होते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर, यानी कि ओसीआई इज अ पर्टिकुलर कार्ड विच इज़ गिवन टू पीपल जो इंडियन ओरिजिन उनका है किसी तरीके से, बट दे आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया। ठीक है, दो हैव द ओसीआई कार्ड, सो पीआईओस इन्हें कहा जाता है। एंड देर इज नॉट जस्ट फॉर पर्सन्स बट ऑल्सो डेजिग्नेशन एज फार एज द कंपनीज आर कंसर्न। सो देर आर सर्टन कंपनीज जिन्हें ओवरसीज ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कहा जाता है, ओसीबी। ठीक है, ओसीबी इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है। तो हुआ दिस ओसीबी, ये ओवरसीज फर्म्स है, ट्रस्ट है, या फिर को ओन्ड बाय एनआरआईज। एनआरआईज जो है मिनिमम 60% जो ये होल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक, वो ओवरसीज यानी कि इंडिया से बाहर के लोगों का है, या फिर एनआरआईज हैं जो इंडियंस हैं बट दे आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, तो उनका स्टेक इसमें है। और इनको क्या फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, कैन दे इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जनरली जो ओसीबीज है दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, बट ऑलरेडी पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है। 2003 फीमा का एक रेगुलेशन आया था कि इंडिया में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो कंटिन्यू होगा, बट अभी नए जो बने हैं दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, और इनको आरबीआई के कॉशन लिस्ट में भी नहीं होना है इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इस तरीके से। ठीक है, और आरबीआई कॉशन लिस्ट बनाता है कि इन लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट मत करने दो, इनके पास इनके साथ जो है थोड़ा हम ट्रेडिंग और ये एक्टिविटीज़ हम नहीं करेंगे, तो दे आर पुट इन टू द कॉशन लिस्ट ऑफ आरबीआई बेस्ड अपॉन कितना डिफॉल्ट किया उन्होंने या फिर क्या इश्यूज जो है क्रिएट किए, तो इस तरीके से तो कॉशन लिस्ट में नहीं होना है। और ऑलरेडी अगर आपने इन्वेस्ट इंडिया में पहले इस रेगुलेशन से पहले नहीं कर रखा है तो प्रेजेंटली कैन नॉट बी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एज पर आरबीआई। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। Now let us answer this. Which among the following statement is incorrect with respect to definition of deemed resident as per Income Tax Act? Deemed resident is an NRI who is not a tax resident of any country. Deemed resident has more than 15 lakh rupees. Yes. Status of deemed residency is applicable for NRIs, PIOs and who hold Indian citizenship. तो ये PIOs को applicable नहीं है deemed resident जो status है, we have already seen, that is why C will be the incorrect statement here. Thank you.